नमस्कार। कैसे हैं आप लोग मित्रों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट अधिनियम 1947 तक हम लोगों ने देखा था। आज उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब भारत आज़ाद हो चुका है, आज़ादी की घोषणा हो चुकी है। 30 जून 1947 को भारत आज़ाद होगा, इस बात की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कर दिया है। अब स्वतंत्र भारत के सामने एक नई चुनौती थी कि हम किन नियमों को मान के अपने देश का संचालन करेंगे, कैसे हम किस किस आधार पर अपने देश का नियंत्रण और शासन कैसे करेंगे अपने देश में, या किस तरीके शासन प्रणाली को चलाई जाएगी। तो उसके लिए संविधान की आवश्यकता थी। संविधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाने की मांग हुई, संविधान बनाया जाए। तो संविधान बनाने के लिए एक सभा की आवश्यकता होगी, एक असेंबली होगी, कुछ लोग होंगे जो अपने मत अच्छे बुरे चीज़ों को उसमें जस्टिफाई करेंगे। तो उनके लिए ऐसा करने के लिए एक असेंबली, एक सभा की आवश्यकता होती है। तो उस सभा को बनाने की अनुमति चाहिए होती है, क्योंकि अभी तो आया 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया जरूर है, लेकिन हम स्वतंत्र कब होंगे? जाके 15 अगस्त 1947 को। तो इस दौरान हमें कोई भी काम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुमति की आवश्यकता होती है, या उनके अनुमति के बगैर हम कोई नया काम नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में सबसे पहली चीज़ ये कि हम संविधान तो बनाएंगे, लेकिन संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा की आवश्यकता होगी। और संविधान सभा बनाने के लिए हमें ब्रिटिश शासन से क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। ब्रिटिश शासन से अनुमति चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर शासक के रूप में अभी तक कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई हमारे ऊपर शासक के तौर पे। तो संविधान सभा आज का विषय हम बनाते हैं, संविधान सभा। इसे 2-3 वर्गों में विभाजित करके देखें तो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले कि इसकी मांग कब कब उठी, डिमांड। पहली चीज तो इसकी डिमांड, कब कब किसने आवाज उठाई कि हमें संविधान सभा की आवश्यकता है। दूसरी कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, और तीसरा कि संविधान सभा बना कैसा। या एक ही बात हो गई, मांग और स्वरूप 2 बिंदुओं में हम इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि संविधान सभा के लिए कब कब मांग उठी। इस चीज को हम सबसे पहले आज देखते हैं। तो सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने सीए, मैं जहां भी सीए लिख रहा हूं मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सीएए ना हो जाए, सीए मतलब संविधान सभा, उसकी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो 1922 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सीए की मांग की कि क्या हमें बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए, संविधान सभा बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि हमारी संविधान सभा बैठे और वह निर्णय ले कि किस तरीके के संविधान को भारत में, कैसे संविधान की आवश्यकता है, किस प्रकार के संविधान को लाया जाए कि यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक उसे माने, अपनाए और संतोषजनक स्थिति हो। पहला तो ये कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा गांधी जी को, और कहीं कहीं दूसरा ये कि 1934 में 1934 में M.N. रॉय, 1934 में M.N. रॉय, यह एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, राष्ट्रीय नेता है ये। कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे। तो 1934 में इन्होंने मांग की। हालांकि 1922 से 1934 के बीच की एक और घटना होती है कि एक बार भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का प्रयास किया जाता है।
कुछ भारतीय लोग मिलके संविधान बनाने की का प्रयास करते हैं। 1928 में हम सन के हिसाब से क्रमवार चलें तो समझने में भी आसानी होगी। 1928 में भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की एक कोशिश होती है। एक कोशिश, आपने नेहरू रिपोर्ट पढ़ा होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रयास किया जाता है। 1930 में लाहौर अधिवेशन होता है, आपको पता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। और इसको प्रस्तुत किसने किया, ये किसके नाम पे था, तो ये मोतीलाल नेहरू के नाम पे था। आप जानते हैं कि ML नेहरू, हालांकि ML नेहरू कौन थे, JL नेहरू के पिताजी थे, अर्थात ये पिता थे किसके, जवाहरलाल नेहरू के। और इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध होता है, कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कहने का मतलब 1928 में किया गया भारतीयों द्वारा एक प्रयास संविधान बनाने की, यह क्या होता है, विफल रहता है। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया नेहरू रिपोर्ट को ही जवाहरलाल नेहरू अर्थात उनके सुपुत्र के ही द्वारा वह खारिज कर दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, अर्थात वह विवाद का विषय हो जाता है और धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर उस समय की सबसे बड़ी संस्था के तौर पे उभर रही एक पार्टी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा CA की मांग की जाती है। हालांकि यह मांग सफल रहती है और आप जानते हैं कि 1940 में कुछ शर्तों के आधार पर इस मांग को, ये जो 1935 में मांग की जाती है, यह 1940 में कुछ शर्तों के आधार पर मान लिया जाता है। और ये जो शर्त थी या जो प्रस्ताव था, इसका नाम दिया जाता है अगस्त प्रस्ताव। अर्थात 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई संविधान सभा बनाने की मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात अब भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति मिल गई। कब मिली? 1940 में। प्रयास 1922 से ही था, 18 साल लग गए ये प्रयास पूरा कराने में। हालांकि 34 में एम एन राय ने भी कोशिश की, 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की और एट लास्ट ये मिल गया। तो अब बात यह थी कि संविधान सभा की अनुमति तो मिल गई, संविधान सभा बनेगी कैसे, कौन निर्धारण करेगा कि आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कैसे लोग होंगे, कैसे लोगों को एकत्र किया जाएगा, क्या भूमिका होगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक मिशन आता है भारत में, जो कि संविधान सभा के संदर्भ में होता है और उस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। 1940 में हमें अनुमति मिलती है, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1942 क्रिप्स मिशन
ये क्रिप्स स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम से है, स्टैफर्ड क्रिप्स। और स्टैफर्ड क्रिप्स कौन थे? ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे। इनको भेजा जाता है कि आप जाइए भारत में और संविधान सभा को जो है बनाने के लिए आप कार्य करिए, आपकी अगुवाई में क्या किया जाएगा, भारत में संविधान सभा को बनाया जाएगा। लेकिन यह मिशन विफल रहता है। विफल रहने के पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि इनको मुस्लिम लीग ने, उस समय दो पार्टियां थी भारत में, एक मुस्लिम लीग जो थी ने नकार दिया। यह कहकर, क्या कहा नकार के कि क्या होना चाहिए, उनकी मांग क्या थी, मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि भारत को दो स्वतंत्र स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए, जिसकी अपनी अपनी क्या हो, अपनी अपनी संविधान सभा हो। और इन्होंने मांग की कि भारत को दो स्वायत्त राज्यों में बांटा जाए और दोनों की अपनी अपनी संविधान सभा। और एट लास्ट इसको दूसरी भाषा में और सरल रूप में कहना चाहे तो क्रिप्स मिशन विफल रहा। विफल होने के पीछे एकमात्र कारण आप आसान लैंग्वेज में कहना चाहे कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीटों का बंटवारा जो था इसको लेकर यह सफल नहीं रहा और 1942 में आया हुआ क्रिप्स मिशन क्या हो गया, वापस चला गया। हालांकि कुछ और भी बुराइयां थी इसमें। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो पहले से ही क्या हो गया है, दिवालिया हो गया। किसके बारे में कहा था गांधी जी ने? इसी क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि यह ऐसे बैंक का चेक है, ऐसे बैंक का चेक है जो कि पहले से ही दिवालिया है। किसने कहा था? गांधी जी ने। तो मिला जुला के एक प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो जाए, जिसके लिए एक मिशन भेजा गया। उस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन, क्योंकि उसके मुखिया स्टैफर्ड क्रिप्स थे, वो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। लेकिन यह प्रयास उनका विफल रहता है और इसको यहाँ की मुस्लिम लीग ने नकार दिया। एट लास्ट इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। 42 में इन्हें वापस भेजा जाता है और फिर 23 मार्च 1946 को 23 मार्च 1946 फिर से एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में एक मिशन भेजती है कि संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में। अब इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और इसके हेड हुआ करते थे, इसमें 3 लोग थे, ये 3 लोगों की एक कमेटी थी। इसमें जो प्रमुख थे उनका नाम था सर
पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे एबी एलेक्जेंडर, और तीसरे थे वही आपके पुराने वाले क्रिप्स, स्टेफर्ड। 23 मार्च 1946 को यह मिशन भारत आता है। यह मिशन दो प्रकार की मांग को टुकरा चुका होता है, लेकिन तीसरी बार जब डिमांड होती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, मांग तो पहले ही स्वीकार है, मतलब तीसरा प्रारूप जो देते हैं लोग, हम ऐसे 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 करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है। और एट लास्ट कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन क्या करता है, संविधान सभा का गठन करता है। वह अपनी संविधान सभा का गठन करता है और अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को, आता तो है 23 मार्च 1946 को, और यह अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को क्या करता है, प्रकाशित करता है और कहता है कि भारत में संविधान सभा जो है वह है किस प्रकार, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित संविधान सभा किस प्रकार है, तो संविधान सभा कुछ इस प्रकार है। पहला कि इसमें कुल 389 सदस्य हैं। पहली बात उसने कहा कि 389 मेंबर। पहली बात कि इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। अब इस 389 सदस्य में से 296 सदस्य जो हैं वह ब्रिटिश भारत से होंगे। बांट देते हैं इसको, 296 ब्रिटिश भारत, अर्थात ऐसा भारत जिस पे शासन किसका है, ब्रिटिश का है। और 93 सदस्य कहां से होंगे, देसी रियासत से होंगे। अब ब्रिटिश भारत को भी दो हिसाब से लिया गया। एक तो ये कि 292 सदस्य जो हैं वह आपके गवर्नर क्षेत्र से आएंगे, जहां गवर्नर शासन कर रहा था, तो ये 292 लिए जाते हैं 11 गवर्नर क्षेत्र से, और ये 4 सदस्य लिए जाते हैं आपके मुख्य कमिश्नरी से, चीफ कमिश्नरी बोला जाता है, मुख्य तो यह एक रूपरेखा था संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन ने मंजूरी दी कि 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से होंगे और 93 सदस्य देसी रियासत से होंगे। 296 में से 292 सदस्य गवर्नर क्षेत्र से, जबकि 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रोविजन से होंगे। दूसरी बात इसकी ये थी, ये तो पहली बात थी, ये पहला बंटवारा था। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि प्रत्येक 10 लाख, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट आप बना लेंगे कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य किया जाए। तीसरी बात, प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। तीसरी बात, एकल संक्रमणीय मत से समानुपातिक तरीके से मतदान किया जाएगा। एकल संक्रमणीय, या इसको आप स्थानांतरणीय भी कह सकते हैं, या इसको ट्रांसफरेबल कह सकते हैं। अभी आगे बताएंगे सिंगल ट्रांसफरेबल या डुअल ट्रांसफरेबल कोड क्या होता है। एकल संक्रमणीय तथा समानुपातिक तरीके से मतदान होगा। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट इसमें यह था कि देसी रियासतों का जो चयन था, ये जो 93 चुने जाने थे, देसी रियासतों के, जहां देसी रियासत लिखना है वहां आप 93 लिख दीजिए ब्रैकेट में। देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव वहां के
प्रमुख करेंगे, प्रमुख के द्वारा करना था, प्रमुख के द्वारा होना था। ये 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट आपके कैबिनेट मिशन के थे जो उन्होंने रूपरेखा दिखाया कि पहली बात तो ये कि कुल 389 सदस्य होंगे, 93 देसी रियासत से, 296 ब्रिटिश भारत से, अर्थात उसमें से 292 आपके गवर्नर क्षेत्र से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से। दूसरी बात ये कि लगभग 10 लाख लोगों पर एक लोगों का सिलेक्शन चयन होना है, चुनाव होना है। तीसरी कि एकल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, और देसी रियासतों के जो 93 सदस्यों का चुनाव होना है, उनका चुनाव कौन करेगा, वहां के प्रमुख द्वारा होना है। ये बातें थी कैबिनेट मिशन की। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, मूव करते हैं कि जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है, संविधान सभा का चुनाव। इसका चुनाव जो हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों पर होता है, अर्थात जो 93 सीटें थी देसी रियासत की, उनको छोड़, तो 296 सीटों पर जुलाई अगस्त 1947 में चुनाव होता है, और उसमें से 208 वोट मिलते हैं, 208 सीट मिलती है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को, और 15 सीट अन्य को मिलती है। कुछ इस प्रकार कि 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इसमें से 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को, और 15 सीट अन्य छोटी छोटी पार्टियों को, अन्य को मिलती है। तो चुनाव का ये था, इस प्रकार से चुनाव के नतीजे थे। चुनाव कितनी सीटों पे हुआ था, सवाल बनता है कभी कभी, तो चुनाव सिर्फ 296 सीटों पर हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फिर थोड़ा सा, अब हालांकि इन्होंने, ये देसी रियासत वाले जो थे, ऐंठ गए थे, ये पार्टिसिपेट करने से अपने आप को कतरा रहे थे। अभी इन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया, आगे करेंगे, देखते हैं कहाँ करते हैं। अभी तक इन्होंने नहीं किया, अभी तक 296 सीटें, जितने पे ब्रिटिश भारत अर्थात ब्रिटिशर का कब्जा था, उन्होंने अपने तरीके से चुनाव कराया, और उसमें 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, और 15 सीट अन्य को मिली। वो टोटल सीटों का नंबर था 296। क्लियर है इतनी बात। अभी देसी रियासतें इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। अब आपने देखा कि संविधान सभा बन गई है, चुनाव भी हो गया, किसको कितनी सीट मिलनी है वो भी क्लियर हो गया। तो अब संविधान सभा की क्या होती है, बैठक होती है। संविधान सभा की बैठक होती है, और आपको पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या है, इसको देखते हैं। पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक, इसके मुख्य बिंदु पहला ये कि उस सभा में मात्र 211 सदस्य भाग लेते हैं। कितने? 211 सदस्य हिस्सा लेते हैं। और मुस्लिम लीग जो थी, जिनको कि कितना 73 सीट मिली थी, तो 73 ये हो गए, 208 मिली थी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो ये 73 के 73 क्या करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, और पहली सभा में कुल 211 सदस्य कुल 211 सदस्य हिस्सा लेते हैं।
कुल 211 सदस्य हिस्सा लेते हैं। और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है। बहिष्कार करती है और साथ ही साथ अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर देती है। अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर देती है, बल देती है। तो पहली बैठक का पहला पॉइंट ये था कि कितने सदस्य हिस्सा लेते हैं, 211 सदस्य। अब इसमें दूसरी बात ये थी कि उस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो थे, दूसरा पॉइंट, सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया पहली सभा में। और तीसरा पॉइंट कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहाँ नहीं लिख रहा होगा, बी.टी. कृष्णामाचारी, बी.टी. माचारी, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो कहने का मतलब कि पहली सभा में आप कह सकते हैं कि दो उपाध्यक्ष थे, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे बी.टी. कृष्णामाचारी थे। तो ये मुख्य बातें थी पहली संविधान सभा की बैठक की। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ने वॉकआउट किया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष, जबकि एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक, आप जानते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है। अब इसकी प्रमुख बातें क्या है? नंबर 1 कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। पहली बात कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बात इसमें इनके साथ साथ इनके सहयोग के लिए हरिश्चंद्र मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी वही जो पिछले में थे उन्हीं को, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा थर्ड पॉइंट तथा बेनिगल नरसिंहा राव को, वी.एन. राव जिनका नाम था, वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट का सब क्लॉज 1 2 3 करके समझ लेते हैं। तो नियुक्ति किसकी किसकी होती है दूसरी बैठक में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष, जबकि बेनिगल नरसिंहा राव को संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946
46 को। तीसरी बैठक होती है, आपने पहली बैठक देखी 9, 11, अब 13, तीसरी बैठक। इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहला पॉइंट जो है वह यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपना ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताविका कहा जाता है, इसे उद्देश्य प्रस्ताविका कहा जाता है, उसे प्रस्तुत किया। किसने? पहली बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका को प्रस्तुत किया। और इस प्रस्ताविका में कुल 8 अनुच्छेद थे। कितने थे? 8 अनुच्छेद थे। पहला पॉइंट ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका को प्रस्तुत किया। दूसरा कि 22 जनवरी 1947 को, अब ये हो गया 13 दिसंबर तीसरी बैठक में। हम डेट के साथ चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम मूव करते हैं, 13 दिसंबर हो गया, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ प्रमुख घटनाओं को देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम 22 जनवरी 1947 को देखते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताविका को हालांकि इन्होंने प्रस्तुत किया कब? 13 दिसंबर 1946 में, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। अर्थात यह हमारे संविधान की एक पहली झलक थी। यही उद्देश्य प्रस्ताविका जो थी, यह हमारे संविधान की एक पहली झलक थी, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। फिर आप जानते हैं कि 3 जून 1947 को, अब धीरे धीरे, सॉरी मैंने यहाँ एक चीज गड़बड़ लिख दिया, 46 नहीं है 47 है, इसको 47 कर लीजिए। फिर 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को आप जानते हैं कि भारत के बंटवारे के लिए माउंटबेटन प्लान पेश किया गया। अर्थात क्या आता है? माउंटबेटन, इसे पेश किया गया। यह क्या था? भारत पाक बंटवारा। हालांकि मुस्लिम लीग लगातार आवाज उठाती रही उस दौरान, अलग पाकिस्तान की मांग करती रही, और इसके लिए फिर 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान आता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि पहला, इसमें 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो ये कि भारत पाक का विभाजन होता है, और दूसरा ये कि जो 389 मेंबर थे, इसमें से 296 जो थे पार्टिसिपेट किए थे, वह भी अब इससे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग समर्थन में थे पाकिस्तान के, तो कुल सदस्यों की संख्या में भी बंटवारा हो जाता है। सदस्यों की संख्या में बंटवारा। आइए देखते हैं कि कितने सदस्य थे और कितने बंटवारे होकर पाकिस्तान चले गए थे। आपने पहले देखा, अभी फिर से एक बार उस चीज को रिकॉल करते हैं। 389, इसमें से 296 ब्रिटिश भारत से, 93 देसी रियासत से, देसी रियासत, और इसमें से 292 जो है कमिश्नरी गवर्नर क्षेत्र से था, और 4 जो था आपके चीफ कमिश्नरी से था। तो हालांकि यहां समझने के लिए सबको एक साथ ही समझते हैं। इसमें से घटकर सदस्यों की संख्या 229 बचती है। कितनी बचती है? 229 बचती है, और 93 में से घट के
यहां से सदस्यों की संख्या घट के 70 बचती है, अर्थात यहाँ 23 सदस्य जो है कम हो जाते हैं। देसी रियासत से 23 रियासतें चली जाती हैं पाकिस्तान, और यहाँ इसको घटाएंगे तो आपका 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 67 रियासत, 67 लोग यहाँ से और 23 सदस्य यहाँ से, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 67 और 23 जोड़ते हैं तो 90 आता है, अर्थात टोटल 90 सदस्य जो थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। माउंटबेटन प्लान के तहत जब 3 जून 1947 को बंटवारे की बात रखी जाती है तो उस दौरान देश के विभाजन के साथ साथ सदस्यों का विभाजन होता है जो कि संविधान सभा में के लिए चुने गए थे। तो उसमें से 90 सदस्य कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। तो 389 सदस्यों में से अगर 90 सदस्य चले गए तो यहाँ बचते हैं आपके 299 सदस्य, अर्थात अब भारत में कुल कितने संविधान सभा के सदस्य हैं, 299। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं कि 22 जून 1947 को 3 जून को डिमांड रखी जाती है अलग बंटवारे की, और 22 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन होता है। पाकिस्तान के लिए गठन होता है, और 22 जून 1947 को फिर 24 जनवरी, अब आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को इसमें 22 जून तक हमने देखा। अब 26 नवंबर 1947 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और इसे अपनाया जाता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस पे छोड़िए, ये टॉपिक नहीं बात करते हैं। तो हम यहाँ तक देखते हैं कि 22 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग होती है और उसका गठन होता है। फिर आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे अगला टॉपिक है जो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। टोटल 11 बैठकें हुई थी। 1950 को अंतिम बैठक होती है, जिसमें पहला पॉइंट, जिसमें चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इसमें राष्ट्रगीत को तथा राष्ट्र गान को अपनाया गया। आप जानते हैं राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये था अंतिम बैठक की कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को बात उठती है कि हमारा झंडा कब अपनाया गया, तो हमारा तिरंगा कब अपनाया गया, 22 जुलाई
1947 को। और एक सवाल और उठता है को तिरंगा अपनाया गया। और एक सवाल उठता है कि हमारे तिरंगे की डिजाइन किसने की थी? तो पिंगरी वेंकैया नामक व्यक्ति ने की थी। उनका नाम था पिंगरी वेंकैया। इन्होंने हमारे तिरंगे की क्या की थी? डिजाइनिंग की थी। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब हमें संविधान हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर टॉपिक को देखते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। 1934 में अमन राव ने की। हालांकि 1924 में एक बार कोशिश की गई बनाने की, जिसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। नेहरू जी ने 1929 में 28 में माफ कीजिएगा 1928 में। हालांकि उसको फिर मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। फिर 1935 की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में मांग की कि हमें क्या चाहिए? संविधान सभा की अनुमति मिलनी चाहिए। उनकी मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के ऑफर के दौरान, अगस्त ऑफर के प्रस्ताव के तहत स्वीकार कर लिया जाता है। और 42 में क्रिप्स मिशन आता है जो कि विफल रहता है। क्रिप्स मिशन विफल रहता है चूंकि मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार कर देता है, यह कह के कि हमें ऐसे संविधान सभा की आवश्यकता नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें 2 स्वायत्त राज्यों में वितरित देश चाहिए जिनको अपनी अपनी संविधान सभा बनाने की क्या हो? अनुमति हो। और इस हिसाब से स्टुअर्ट क्रिप्स जो कि ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री था, उसका विरोध होता है और क्रिप्स मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विफल रहता है। फिर 23 मार्च 1942 के बाद जो है आपका 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं। सर पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, एबी अलेक्जेंडर होते हैं और पुराने वही स्टुअर्ट क्रिप्स होते हैं। और जब ये आते हैं तो इनके सामने 2 तरीके का प्रस्ताव रखा जाता है कि ऐसे संविधान सभा की मांग को रखा जाता है। हालांकि ये नकार देते हैं। तीसरा प्रस्ताव जो जाता है उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, हम अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते हैं। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में दिखाया कि टोटल 389 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जबकि 93 सदस्य देसी रियासत से होने चाहिए। और 296 में से 11 सदस्य गवर्नर प्रांत से, जबकि 4 सदस्य मुख्य कमिश्नरी से होने चाहिए। इस तरीके से उन्होंने। और दूसरी बात कही कि एक सदस्य का चुनाव प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर होना चाहिए। एकल संक्रमणी समानुपातिक चुनाव प्रक्रिया या वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, सिंगल ट्रांसफरेबल। देसी रियासतों का चयन का अधिकार जो था वहाँ के प्रमुखों को दिया गया, जो रियासत के प्रमुख हुआ करते थे। इस हिसाब से अगस्त ऑफर के दौरान एक रूपरेखा तैयार हुई। इस तरीके का जो है संविधान सभा बनाया जाएगा, जिसके लिए जुलाई अगस्त 1946 में ही चुनाव होता है। और उस चुनाव में देसी रियासत पार्टिसिपेट नहीं करता है। हालांकि टोटल का जो वोटिंग होती है, जो इलेक्शन होता है, वो 296 सीटों पर होता है, जिसमें से 208 सीटें मिलती हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य को मिलती है, छोटे छोटे दलों को मिलती है। तो इस हिसाब से फिर हमारे संविधान सभा की सीटों का निर्धारण हो चुका है, लोग चुने जा चुके हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें वोटिंग अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यह भी जानते रहिए। ये प्रक्रिया डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत होती है, जनता वोट नहीं करती इसमें। तो अब संविधान सभा बन चुकी है, तो इसकी पहली बैठक जो रखी जाती है वो 9 दिसंबर 1946 को रखी जाती है, जिसमें कि उस पूरे जितने भी मेंबर चुन के आए थे उसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि फ्रांस से इन्होंने कॉपी किया, फ्रांस ने भी अपने यहाँ ऐसे ही किया था, तो इन्होंने फ्रांस से कॉपी किया। और पहले अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये क्या बना देते हैं? अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। हरिश्चंद्र मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाते हैं। फिर दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष
हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा वेंकट नरसिम्हा राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। और उसके बाद तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्तुत की जाती है। उसे आगे चल के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, भारत पाकिस्तान विभाजन की बात होती है, और उस विभाजन के दौरान 90 सदस्य यहाँ से पाकिस्तान चले जाते हैं। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या घटकर, हाँ हमने एक चीज़ नहीं बताया आपको कि 93 मेंबर पार्टिसिपेट करना कब शुरू किए। वो तो ऑलरेडी चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे या बहुत हिस्सेदारी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जब विभाजन की बात आती है तो उस समय सारी रियासतें अपने अपने सदस्यों का चुनाव करती हैं और वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में 23 रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान के साथ जाना पसंद की, बाकी 70 रियासतें भारत के साथ थी, और 296 में से आपके जो है 229 सदस्य भारत में, तो ओवरऑल 299 सदस्य बचते हैं, बाकी 90 सदस्य कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। तो यह एक रूपरेखा थी संविधान सभा की। फिर आप देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन होता है, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया जाता है 24 जनवरी को। हालांकि हमारे तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया जा चुका था, और उसको डिजाइन किया था पिंगरी वेंकैया ने। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारा संविधान कब एक्सेप्ट किया गया है, वो किया गया 26 नवंबर 1946 को। इसीलिए हम उस दिन क्या मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक छोटी सी शार्ट समरी हम संविधान के बारे में देख लें तो शायद बेहतर हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कारगर भी होगा। एक शार्ट समरी संविधान एक झलक के तौर पे देख लें कि सबसे पहले कि संविधान को बनाने में समय कितना लगा। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सबको पता है। पूंजी कितनी लगी, 64 लाख। बहस कितने दिन, चर्चा कितने दिन चली, चर्चाएं कितने दिन हुई, 114 दिन। बैठकें कितनी हुई, 11। पहली आपको पता 9 दिसंबर 1946 और अंतिम 24 जनवरी 1950 को। और इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो मुहर थी वो उस पर किसका प्रतीक था, तो मुहर जो थी, मुहर पर हाथी का प्रतीक था, हाथी का प्रतीक था। और एडवांस लेवल पे चल के पूछते हैं तो ये पूछा जाता है कि कितने देशों के अवलोकन से हमारा संविधान बना है, तो अवलोकन हमने किया है लगभग 60 देशों का। 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद अपने यहाँ उसमें से जरूरत की छोटी छोटी चीज़ों को हमने कलेक्ट किया है। और आपको पता 26 नवंबर को जब संविधान एक्सेप्ट किया जाता है 283 सदस्यों ने ही उसमें हिस्सा लिया था। ये एक छोटी अलग बात है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो 15 महिला थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिला, 15। मुस्लिम कितने, 80। महिला 15 मुस्लिम कितने, 80। हिंदू कितने थे, हिंदू थे 163। पारसी 3। आंग्ल भारतीय 3 और सिख 4। एससी 36, एसटी 64। तो सॉरी 26 और 33 है, गड़बड़ हो गया। यहाँ 26 है, यहाँ
33, 64 नहीं है। तो ये स्वरूप था। अब मूल संविधान कैसा था हमारा? जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां 8, अनुच्छेद 395, भाग अर्थात समितियां 22 समितियां थी ये। और एक सवाल जो पूछता है कि संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद किसने किया? संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी अनुवाद हमारे संविधान का किया था। तो ये आपका आज संविधान सभा से संबंधित जितने भी विषय थे वो समाप्त होता है। अब आगे जो आपका टॉपिक है वह प्रमुख समितियां हैं, जो कि विभिन्न प्रकार, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी समिति, संघ समिति, इस तरीके से झंडा समिति, किसके अध्यक्ष कौन थे, किसमें कितने मेंबर थे, कौन अध्यक्ष था, कौन क्या था। तो समितियों के ऊपर चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्व आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये टॉपिक कल समाप्त हो जाएगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चल रहा था वो कल समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त होने के साथ साथ शुरू से लेकर अंत तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी एक बार रिकॉल चर्चा होगी। तो कल का वीडियो आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और उसके बाद नेक्स्ट डे से आपका जो है प्रस्तावना पढ़ने के बाद भाग 1 संघ और उसके कार्यक्षेत्र की तरफ बढ़ा जाएगा। संघ और उसकी कार्यपालिका भाग 1, यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।